हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी का सेट नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 सेट्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। उसमें हर एक सेट में आपको 20 क्वेश्चंस बताए गए हैं और 20 क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताए गए हैं। साथ ही साथ इसमें 15 क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं और 5 आर्टिकल के फॉर्म में हमने कंप्लीट किया है। इस 15 क्वेश्चन में भी आपको 2 से 3 अमेंडमेंट्स हमने आपको हर एक वीडियो में कंप्लीट करवाया है। हमारा मेन एम ये है कि आपके हर एक वीडियो में आपके 2 से 3 अमेंडमेंट्स एंड 5 आर्टिकल्स ये आपके कंप्लीट होने चाहिए। साथ ही साथ 15 क्वेश्चंस जो हम आपको कवर करवा रहे हैं ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशन ऐसे हो ताकि यहाँ से आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस आने वाले किसी भी एग्जाम में यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपको थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पे जान लेते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के वो कौन थे ऑफ बंगाल, तो ये कौन थे? ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। सेकंड, आपसे अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन थे, तो ये कौन थे? ये थे आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठंड काफी ज्यादा है तो मैं काफी फास्ट नहीं लिख पा रही हूँ, तो मैं आपको पूरी की पूरी चीजें बोल रही हूँ, बट कहीं कहीं आपको शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी तो वो आपको समझ जाना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ओके, सो यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये चारों चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया था? ये क्वेश्चन अब के लिए सही नहीं है, बट ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। 26 जनवरी 1957 में। अब जम्मू कश्मीर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, अब क्या कौन से अमेंडमेंट के थ्रू चेंजेस आए हैं, ये काफी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पिछले सेट्स में कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था? तो ये क्या दिया गया था? 29th अमेंडमेंट के थ्रू इसको दिया गया था। क्या? केरल में भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देख लिया एक अमेंडमेंट। काफी जल्द हम एक वीडियो लाने वाले हैं, सेपरेट वीडियो वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट पे ही रिलेटेड। सारे के सारे क्वेश्चंस हम उसमें डालेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फिलहाल। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या क्या है? तो ये टोटल 29 विषय जो है ना वो पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए हैं। 11वीं अनुसूची, आप सबको पता है कितने शेड्यूल्स हैं? टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, अब यहाँ पे जो आर्टिकल 243A को इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। आर्टिकल 243A को यहाँ आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ये जो आर्टिकल है ये किससे रिलेटेड है? ये है आपको ग्राम सभा से रिलेटेड है। और अमेंडमेंट को अगर याद करना हो तो आप 73rd अमेंडमेंट यहाँ पे रिलेट करके याद कर सकते हैं, जिसमें त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा जो है, अगर ये आर्टिकल आपको मैंने बता दिया, आर्टिकल 243A, राइट। अब 73rd अमेंडमेंट की अगर बात करें तो ग्राम सभा एज अ फाउंडेशन ऑफ पंचायत राज सिस्टम टू परफॉर्म फंक्शन एंड पावर, ये जो आपका दिया हुआ है ये किसमें दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 73rd अमेंडमेंट पे दिया हुआ है। दैट इज त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान लिया गया है। वॉइस थोड़ा सा मुझे कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम कंटिन्यू है, तो वॉइस कहीं कहीं क्लियर नहीं आ पाती है, तो आप उस चीज से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही इश्यूज हो रहे हैं मेरी वॉइस को लेकर, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं डेफिनेटली इस वीडियो को अगेन लेकर आऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध जो था ये था
पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रस्तावना, दैट इज प्रियम्बल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल ऑफ इंडिया के फादर के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि एग्जामिनर आपको दो ऑप्शन, बहुत ही क्लोज ऑप्शन देता है, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड B.R. अम्बेडकर। ये B.R. अम्बेडकर का नाम आते ही साथ हम सबसे पहले संविधान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, प्रियम्बल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो हम टिक कर देते हैं, बट यहाँ पे ये आंसर आपका हो जाएगा गलत। यहाँ पे राइट आंसर अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ प्रियम्बल किसको जाना जाता है फादर ऑफ प्रियम्बल के नाम से, तो ये जाना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो ये कैसे हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा। अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात हुई है तो हम जान लेते हैं कि फर्स्ट न्यायाधीश जो थे सर्वोच्च न्यायालय के, ये कौन थे? ये थे श्री H.J. कानिया। अभी कौन है? तो ये है N.V. रमन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट फीमेल जो न्यायाधीश थी उनका नाम क्या है? तो ये था मीरा साहिब फातिमा बीबी। ओके, ये नाम आप याद रखेंगे। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है? कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट आता है? तो ये आता है आर्टिकल 124 में। और ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है, इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है, ये 26 जैन 1950 को हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। अब यहाँ पे देख लीजिए कि कैबिनेट मिशन के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। ये 3 मेंबर्स कमेटी थी जो कि इंडिया आई कभी थी? ये आई थी फैब 1946 में। और ये जो 3 मेंबर्स की कमेटी थी, इसमें तीनों मेंबर्स का नाम क्या था? तो ये था पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे जो इस कैबिनेट मिशन में शामिल थे और फैब 1946 में इंडिया आए थे। इसने प्रपोज क्या किया था? कैबिनेट मिशन का प्रपोजल क्या था? तो ये था 3 टियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? तो ये किया गया है आर्टिकल 19 के द्वारा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये कौन सी 6 स्वतंत्रताएं हैं जो इसके द्वारा प्रदान की गई हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने कवर कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस वक्त ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो ये किसकी सरकार थी? ये थी लेबर पार्टी की सरकार थी। और उस वक्त जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे ये कौन थे? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये थे क्लेमेंट एटली, राइट। और ये कौन थे? ये थे PM जिस वक्त फ्रीडम मिला था इंडिया को, उस वक्त ये फ्रीडम जो PM है ये कहाँ के थे? ये थे आपको ब्रिटेन के। दूसरी चीज़ इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इन्होंने 26 फैब 1947 को इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि इंडिया को जो है वो 30 जून 1948 तक फ्रीडम दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो ये 60 डेज तक अगर कोई भी जो संसद के सदस्य हैं वो अनुमति के बिना अगर एब्सेंट रहते हैं तो उनका स्थान जो है वो वैकेंट कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हम देख लेते हैं। टोटल अगर बात की जाए लोकसभा की, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आपको BPSC के आने वाले किसी भी एग्जाम में दिखेगा, रेलवे में, SSC में, इस टाइप के ही आपसे पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले होते हैं। आपको हमेशा लगेगा कि ये नहीं, ये भी सही हो सकता है।
तो बार बार रिवाइज करना और हर एक क्वेश्चन में हर एक चीज़ों को रिलेट करके रिवाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में टोटल 543 जो है ना एट प्रेजेंट 543 मेंबर्स हैं लोकसभा में। राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो ये है 245 एट प्रेजेंट है। और लोकसभा के जो स्पीकर हैं अभी वो कौन है, ये है ओम बिरला। राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ये इसके चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। और ये अभी कौन है, तो ये है एम वेंकैया नायडू। फिर यहाँ पे संसद के बारे में देख लीजिए, संसद वर्ड आया है, संसद के बारे में देख लीजिए कुछ। संसद जो है ये कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है, तो ये आर्टिकल 79 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा जो है ये संसद के विभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे, तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित उसके सदस्य थे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रारूप समिति के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये प्रारूप समिति जो है वो उसका गठन कभी हुआ था, उसका एस्टैब्लिशमेंट कभी हुआ था, तो ये कभी किया गया था, ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ओके। और भारत की आज़ादी के बाद संविधान सभा का गठन हुआ था और इसने अपना काम 9 दिसंबर 1946 से ही शुरू कर दिया था। टोटल जो है बैठक कितने दिन हुई थी, तो 114 डेज तक इसकी बैठक हुई थी, इतने दिन तक इसकी बैठक हुई थी। और यहाँ पे एक चीज़ आप और, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं थोड़ा इसको इरेज कर लूँ। बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि मैं कहीं कुछ भी लिख सकूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके। सो यहाँ पे अब आप ये देख लीजिए, ये तो हमने देख लिया कि टोटल 114 डेज तक इसकी बैठक हुई थी। फिर 24 जैन 1950, ये सारे डेट्स आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, प्लीज़ मेंशन कर लीजिए। मैं बार बार मेरे हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको नोट करना है। सपोज़ कि आप यहाँ पे प्रारूप समिति के बारे में बना रहे हैं, तो प्रारूप समिति आपको लिखना है और उसके बाद आप ऐसे एरो दे दे कि उसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें आप नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि आप लाइन बाय लाइन अगर लिखेंगे ना तो ये महाभारत आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप बस की पॉइंट्स लिखिए। स्टैब्लिशमेंट कभी हुआ, कितने मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स की कमेटी थी, कितनी कमिटीज़ थी। तो इस तरीके से आपको एक शॉर्ट आपको नोट्स प्रिपेयर कर लेना है जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के टाइम में आप इजीली रिवाइज कर पाएंगे। सो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 24 जैन 1950 को हाथ से लिखा गया था संविधान, और हाथ से लिखे गए इस संविधान पर टोटल, इस कॉन्स्टिट्यूशन पर टोटल 284 मेंबर्स ने साइन किए थे, राइट। जिसमें से 15 जो थी ये फीमेल थी, 15 महिलाएं थी। और इसी वक्त आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, तो ये कहा गया अंबेडकर के द्वारा। इसको किसको, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा गया। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 32। एंड किसके द्वारा कहा गया था, सेट बाय BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो ये की गई थी 13 दिसंबर 1971 को। अब ये कब कब किया गया था, अभी तक अगर बात की जाए तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। फर्स्ट किस टाइम में लगा था, ये थोड़ा हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो है ये लगा था 26 अक्टूबर 1962 से लेके 1968 तक, 10 जैन 1968 तक ये डेट था आपका। और ये इंडो चाइना वार के टाइम में लगा था। सेकंड जो है ये आपका कभी लगा था, तो सेकंड जो है, जस्ट अ मिनट गाइस,
नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगी कि एक एक्स्ट्रा स्पेस रखूँ ताकि वहाँ पे चीज़ें आपको मैं मेंशन कर सकूँ। ओके, फिर देखते हैं सेकंड जो है ये कभी लगा था। तो ये सेकंड आपको जस्ट अ मिनट, ओके, सेकंड आपको लगा था 13 दिसंबर 1971 से 1971 में, और इस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी। थर्ड जो है आपको यह कब लगा था और कब तक लगा था, काफ़ी लंबा चला था ये। 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक ये चला था। टोटल 21 मंथ तक ये चला था। और उस वक्त इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे, आई मीन थर्ड जो आपको राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, उस वक्त जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे ये कौन थे, ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। ओके, और अंडर आर्टिकल 352 ये चीज़ें होती हैं, ये आपको पता ही है क्योंकि काफ़ी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी। तो ये होता है क्यो वारंटो का। अब इसके बारे में थोड़ा आप देख लीजिए कि ये क्यो वारंटो होता क्या है। एक्चुअली ये जो है ये कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है अगेंस्ट एनी प्राइवेट पर्सन, ठीक है। और ये कभी किया जाता है तो इसके थ्रू पूछा जाता है कि अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने किसी ऑफिस को, किसी अथॉरिटी को ज्वाइन किया है, तो उनसे पूछा जाता है कि किस अधिकार पर, किस राइट पर उन्होंने ऐसा किया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को इशू रिट्स इशू करने का जो पावर है वो किस आर्टिकल के थ्रू मिला है, आर्टिकल 32। ये आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये स्वीकार किया गया है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लीजिए, प्रस्तावना दैट इज प्रियम्बल ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल की बात की जाए तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये आपको मैंने कितनी बार बता रखा है। और ऑन 13 दिसंबर 1946 ये क्या किया गया था, लिखा गया था। एंड Constituent Assembly has adopted this draft on 22 Jan 1947। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट कभी किया था, ऑन 22 Jan 1947। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम 5 आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता। तो ये है राज्यपाल धन विधेयक, दैट इज मनी बिल। सबसे पहले तो हम आर्टिकल देख लेते हैं कि ये किस आर्टिकल के थ्रू आता है, मनी बिल। तो ये आता है आर्टिकल 110। और जो फाइनेंशियल बिल है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये कौन से आर्टिकल में आता है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। मनी बिल जो है, सबसे पहले तो देख लीजिए कि इसको सर्टिफाई कौन करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं भी। तो ये सर्टिफाई करते हैं लोकसभा के स्पीकर, जो कि अभी प्रेजेंट में कौन है, ये है ओम बिरला। अब यहाँ पे ये सर्टिफाई करते हैं कि इफ़ द फाइनेंशियल बिल इज़ मनी बिल और नॉट। दूसरा कि ये इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, ओके, और इसके बाद ये राज्यसभा में जाता है। और प्रेसिडेंट के पास जब ये मनी बिल जाता है तो प्रेसिडेंट जो है या तो इसको विथहोल्ड कर सकते हैं या तो क्या कर सकते हैं, इनकी जो सहमति है वो दे सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज़ ये कर सकते हैं, लेकिन ये रिकंसिडरेशन के लिए ये वापस से इस बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिमिटेशन होता है मनी बिल के अगेंस्ट में। क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 21 देख लेते हैं, आर्टिकल 21 देख लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं और अभी ये टाइम है हमारा आर्टिकल डिस्कस करने का। तो आर्टिकल 21 जो है ये है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता।
तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ अगेंस्ट पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन आर्टिकल 21A है। गाइज ये अगर आर्टिकल की जगह पे मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ, थोड़ा सा आप इस चीज़ को देख लेना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन बोलते बोलते जब हम आर्टिकल पढ़ाते हैं ना तो उस वक्त भी मुझ से क्वेश्चन ही निकलता है। इट्स ओके, कुछ वीडियोस में भी ये भी सही हो जाएगा। तो आर्टिकल 21 का जो है, आर्टिकल 21A जो है, ये क्या इसके अंतर्गत क्या आता है? तो ये आता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार इसके थ्रू दिया जाता है। डैट इज आर्टिकल 21। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये आर्टिकल 21 का जो है ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है 86th अमेंडमेंट के थ्रू इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था, जिसमें इंसर्ट क्या किया गया था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, राइट। क्वेश्चन आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण, तो डैट इज सेफ गार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये आप यहाँ पे देख लेंगे। आर्टिकल 23 है हमारा मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स। इतना ज़्यादा बहुत सारे स्टूडेंट्स को इतनी परफेक्ट हिंदी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं जहाँ जहाँ भी वर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की बात आती है मैं कर रही हूँ, ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। आर्टिकल 24 है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। तो ये जो है आर्टिकल 24, इसमें आपको प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, राइट। आर्टिकल 25 इज धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, दैट इज फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंसेस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ये चीज़ें आती हैं किसमें, आर्टिकल 25 में। तो ये थे हमारे आज टोटल यहाँ पे 6 आर्टिकल दे दिया है। सो आज हमने 15 क्वेश्चंस कवर किए हैं एंड 6 आर्टिकल्स कवर किए हैं। तो गाइज कैसा लगा यह वीडियो आपको, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कॉम्प्लीमेंट पढ़ना, आपके कमेंट पढ़ना हमें काफ़ी अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि आप इस कॉम्प्लीमेंट, इस कमेंट के थ्रू हमें मोटिवेट कर रहे हैं। अगर कोई भी कमी इस वीडियो में रह गई हो या इनफैक्ट किसी भी वीडियो में अगर कोई भी कमी रह जाती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बहुत ही वैल्यूएबल होता है हमारे लिए आपका दिया गया कमेंट। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।